नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, भाई आपका स्वागत है फिर से विकास शाला के YouTube चैनल पे। तो बच्चों, पहली वीडियो के अंदर हमने जो फर्स्ट चैप्टर हमारा था दी कोल्ड वॉर एरा, शीत युद्ध का दौर, उसके 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी और आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी समझाया गया था कि वो चैप्टर है क्या। तो चलो भाई, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि आपके फर्स्ट चैप्टर के हमने 100 क्वेश्चन बनाए हैं। क्लियर? 100 क्वेश्चन, अगर ये 100 क्वेश्चन आप कर जाते हैं तो फिर कहीं से भी क्वेश्चन पूछे सीयूटी वाले, आप आराम से कर आ जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो अब सेकंड पार्ट के अंदर हम 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हम साथ साथ में समझेंगे भी हर क्वेश्चन को और उसका आंसर क्या है, वो कैसे एग्जाम में आ सकता है, वो भी साथ साथ देखेंगे। भाई, जिसने अभी तक पहली वीडियो जाके नहीं देखी है, जल्दी से फटाफट पहली वीडियो जाके देख लो। उसके अंदर जो 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन करवाए गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिसने नहीं देखी है, आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, फटाफट जाके चेक करो और समझो। फर्स्ट चैप्टर को समझना भी है और उसके 10 क्वेश्चन भी करने हैं। तो चलो भाई, अब आ जाओ स्क्रीन के ऊपर आप 11th क्वेश्चन के अंदर। तो भाई देखो 11th क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों, आपके सामने है, नाटो की स्थापना के समय कितने सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किए थे? हाउ मेनी मेंबर्स कंट्रीज हैड साइंड एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेटो? तो बच्चे, कल मैंने आपको बताया था कि जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो उसमें अमेरिका ने एक सैनिक संगठन बनाया था ताकि अमेरिका और उसके ग्रुप के ऊपर कोई भी दूसरा देश हमला करे, यूएसएसआर या उसका कोई साथी देश हमला करे, तो फिर नाटो के सभी देश मिलकर क्या करेंगे, उसके ऊपर अटैक करेंगे। ये मैं पहली वीडियो में बता चुका हूं। जिसको नहीं पता नाटो क्या है, जाके पहली वीडियो में देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो क्या पूछा गया है कि जब नाटो बना था, कब बना था? 1949 के अंदर। पहली वीडियो में सब कुछ है। तो उसमें कितने मेंबर थे स्टार्टिंग के अंदर? तो बच्चे, उसका सही आंसर है 12। तो जब नाटो जब संगठन बना था तो उसमें कितने देश थे? 12 देश थे स्टार्टिंग। ओके बच्चे, तो चलिए भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नाटो वाला, इस पे आपको ध्यान रखना है, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूबा के मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द सोवियत यूनियन एट द टाइम ऑफ द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस? अब बच्चे, आपको पता होना चाहिए कि क्यूबा का मिसाइल संकट है क्या। फर्स्ट चैप्टर के अंदर बहुत ही हॉट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का, ये जो हमने सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में नहीं पढ़ा। अभी क्यूबा का मिसाइल संकट क्या था भाई, फटाफट 2 सेकंड में समझने की कोशिश करते हैं इसको हम। तो बच्चे, क्यूबा का मिसाइल संकट था, आप जानते हो कि भाई कोल्ड वॉर अमेरिका और सोवियत संघ, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में चल रहा था। तो मुझे क्यूबा जो है वो एक छोटा सा द्वीपीय देश, एक आइलैंड कंट्री है छोटी सी, जो किसके साथ में है? अमेरिका के साथ में। किसके साथ में? अमेरिका के साथ में। अब जो क्यूबा देश था वो साथ में तो अमेरिका के है, लेकिन क्यूबा के ऊपर जो क्यूबा के साथ जो दोस्ती थी, क्यूबा से जो अच्छे संबंध थे, वो सोवियत संघ के थे, यूएसएसआर के थे। तो इससे हुआ क्या भाई, जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो सोवियत संघ ने अमेरिका को थोड़ा डराने के लिए, थोड़ा अपना पावर दिखाने के लिए, क्यूबा के अंदर सोवियत संघ ने परमाणु मिसाइल्स तैनात करवा दी, डिप्लॉय करवा दी। और उन परमाणु मिसाइल को किसकी तरफ फेस कर दिया, उसका किसकी तरफ साइड कर दी? उसकी, अमेरिका की तरफ। इसका मेन रीजन ये था कि थोड़ा अमेरिका को डरा के रखा जाए, थोड़ा अमेरिका को बताया जाए कि हम भी पावरफुल है, हम कोई हल्के देश ही नहीं है। तो सोवियत संघ दोस्त था किसका? क्यूबा का। और क्यूबा जो देश था वो किसके पास में था? अमेरिका के पास में। तो वहां पर मिसाइलें लगवा दी। अब अमेरिका को इस घटना का कि भाई क्यूबा के अंदर मिसाइलें लगवा दी सोवियत संघ ने हमारी साइड मुंह करके, तो इस चीज का पता अमेरिका को 3 हफ्ते बाद लगा। कितने हफ्ते बाद? 3 हफ्ते बाद पता लगा। तो जिस टाइम ये घटना घटी तो उस टाइम फिर जैसे अमेरिका को पता लगा तो अमेरिका ने भी क्या किया, कुछ सोवियत संघ के जहाज कुछ सामान लेके, हथियार लेके क्यूबा देश की तरफ जा रहे थे समुद्र से। तो अमेरिका ने भी अपनी आर्मी को, नेवी को भेजकर क्या किया, उन जहाजों को रुकवा दिया, सोवियत संघ के जहाजों को। इससे हुआ क्या, इससे दुनिया के अंदर बहुत ही गर्मा गर्मी वाला माहौल बन गया। क्या बन गया? बहुत ही गर्मा गर्मी वाला माहौल। क्यों? बहुत सारे देश डर भी गए साथ साथ में। क्यों? क्योंकि अभी अभी कुछ साल पहले 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व क्या हुआ था, फिनिश हुआ था। और जो क्यूबा का मिसाइल संकट बच्चे है, ये है 1962 के टाइम का, 1962 के टाइम का। तो अभी
1945 में 45 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, उससे दुनिया को बहुत नुकसान हुआ था। अब 1962 में दोनों ताकतवर देशों के बीच फिर से गर्मा गर्मी वाला माहौल बन गया, तो दुनिया के बहुत सारे देशों को लगा कि यार अब कहीं फिर से थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो जाए, तृतीय विश्व युद्ध ना हो जाए। इसलिए कोल्ड वॉर के अंदर जो ये क्यूबा का मिसाइल संकट था, ये बहुत ही खतरनाक बिंदु कहा जाता है, ये बहुत ही हाईएस्ट पॉइंट कि इस टाइम कुछ भी हो सकता था। तो जो क्यूबा मिसाइल संकट है उसे शीत युद्ध का चरम बिंदु कहते हैं, हाईएस्ट पॉइंट कहते हैं। क्यों? जैसे आज हम इंसानों में होता ना कि गुस्सा कभी कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और इतना ज्यादा गुस्सा बढ़ जाता है कि कुछ भी एक सेकंड में हो सकता है खतरनाक। ऐसे ही इन दोनों देशों के बीच में जो बहुत ज्यादा माहौल खतरनाक हो गया था, वो था क्यूबा का मिसाइल संकट, शीत युद्ध का चरम बिंदु, हाईएस्ट पॉइंट। तो उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है कि क्यूबा के मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के, यूएसएसआर के प्रधानमंत्री कौन थे? तो बच्चे उसका सही आंसर होगा आपका निकिता क्रुश्चेव। तो आपको अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपको आंसर क्या कहना है? निकिता क्रुश्चेव, जो क्या थे? सोवियत संघ के प्रधानमंत्री थे क्यूबा के मिसाइल संकट के समय। भाई जो क्वेश्चन हो रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर के, कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। कोई सीयूटी का एग्जाम आप नहीं बना रहे, जो बना रहा है वो कहीं से ही पूछ सकता है। तो हर एक चीज इतनी बारीकी से करनी है कि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले, आपको आंसर आना चाहिए। तो आप बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्शल योजना क्या थी? व्हाट वाज द मार्शल प्लान? तो बच्चे कल मैंने आपको समझाया था, आपको याद होगा फर्स्ट वीडियो में शायद मैंने मार्शल प्लान की बात करी है, और जिसने ये नहीं देखा था वो जाके फर्स्ट वीडियो देखो। अब शॉर्टकट में बताया था मार्शल प्लान क्या था बच्चे। तो बच्चे मार्शल प्लान आपका, मैंने क्या बताया कि जो आपका सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जो आपका सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जो सबसे ज्यादा जिस महाद्वीप, जिस कॉन्टिनेंट को नुकसान पहुंचा, जहां के देशों को, वो कॉन्टिनेंट था यूरोप। क्या था? यूरोप। तो यूरोप के बहुत सारे देशों को नुकसान पहुंचा था सेकंड वर्ल्ड वॉर में। जैसे ही सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो अमेरिका ने सोचा कि जो मेरी विचारधारा है, कौन सी विचारधारा? पूंजीवादी विचारधारा, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी, अगर मैं चाहूं इसको फैलाना तो कैसे फैला सकता हूं? तो अमेरिका ने यूरोप के जिन पश्चिमी वेस्टर्न कंट्रीज को नुकसान पहुंचा था सेकंड वर्ल्ड वॉर में, अमेरिका ने मार्शल प्लान, मार्शल योजना के तहत क्या किया? उन यूरोप के पश्चिमी देशों को फाइनेंशियल, पैसों की सहायता दी कि आप अपनी अर्थव्यवस्था को, अपने ढांचे, स्ट्रक्चर को, जो भी आपकी बिल्डिंग टूट गई है, सड़कें खराब हो गई हैं, आपको जो इकोनॉमिक लॉस हुआ है, मैं अमेरिका आपको पैसे की हेल्प करता हूं, आप अपना डेवलपमेंट करिए। तो अमेरिका ने क्यों किया? ताकि जो अमेरिका की पूंजीवादी विचारधारा थी उसको भी वो देश धीरे धीरे मानना स्टार्ट कर दें, और कोल्ड वॉर के अंदर अमेरिका का दबदबा, उसकी विचारधारा, आइडियोलॉजी, पूंजीवाद, कैपिटलिज्म का दबदबा दुनिया में कायम रहे। तो मार्शल योजना क्या है? एक तरीके से पश्चिमी देश, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, यूरोप के पश्चिम देश, उनको फाइनेंशियली हेल्प देना, पैसे की हेल्प देना, ताकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो उनकी इकोनॉमी को नुकसान हुआ उसको वो ठीक कर सके। तो वही ऑप्शन देखते हैं, क्या क्या ऑप्शन रखे कि मार्शल योजना क्या थी। सबसे पहला, यूरोप के देशों के पुनर्निर्माण हेतु अमेरिका सहायता, ऐसे कुछ बात शायद हमने करी है, ध्यान रखो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा ऑप्शन, सोवियत संघ पर आर्थिक प्रतिबंध, आर्थिक प्रतिबंध, अमेरिका में आतंकवादियों की समाप्ति के लिए योजना, ये आतंकवादी का कोई रोल इसके अंदर था ही नहीं। साम्यवादी शासन के विस्तार के लिए योजना, वो अलग चीज है, मैंने बताया यूरोप को हेल्प करी थी। तो बच्चे इसका आंसर आपका होने वाला है ए, यूरोप के देशों के पुनर्निर्माण हेतु अमेरिकी सहायता, अमेरिकन एड फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द कंट्रीज ऑफ यूरोप। ओके बच्चे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मार्शल योजना क्या था? पश्चिम यूरोप के देशों को फाइनेंशियल हेल्प देना ताकि उसकी इकोनॉमी को रिकंस्ट्रक्ट, पुनर्निर्माण, फिर से उसको ठीक किया जा सके। ओके बच्चे, आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नाटो से संबंधित कौन सा विकल्प सही है? आपको पता लग चुका है कि भाई नाटो है क्या, एक सैनिक संगठन है। तो उसके लिए पूछा गया है कि कहांगे भाई इंग्लिश में, विच ऑप्शन इज रिलेटेड टू नेटो? तो आप देखो क्या क्या ऑप्शन है। उत्तरी अमेरिकी संधि संगठन, ये एक तरीके से फुल फॉर्म पूछी गई है इसके अंदर,
तो एक पूर्ण रूप लिखिए नाटो का, उसकी फुल फॉर्म बतानी है। तो पहला ऑप्शन क्या है? उत्तर अमेरिकी संधि संगठन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, उत्तरी अमेरिकी आतंक निरोधी संगठन, इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश में नॉर्थ अमेरिकन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अमेरिका टेरर प्रिवेंशन ऑर्गेनाइजेशन, नन ऑफ दिस। पहली वीडियो में इसकी फुल फॉर्म मैंने बताई थी। तो भाई नेटो की फुल फॉर्म क्या है? तो जिसने नहीं देखा जाके फर्स्ट वीडियो देखो फटाफट। क्या थी फुल फॉर्म? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। तो देखो ऑप्शन दिख रहा है कहीं पे, तो वो है भाई सेकंड ऑप्शन बी, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये है फुल फॉर्म किसकी? नेटो की। तो एक नंबर आपका जो 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है उसमें ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि नेटो की फुल फॉर्म क्या है। ओके बच्चे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई? विच कंट्रीज डोमिनेंस लेड टू यूनिपोलरिटी? अब यहां पर मैंने क्या बोला, कुछ भी क्वेश्चन आप पढ़ोगे एंट्रेंस के अंदर, उसके शब्दों को बारीकी से देखना कि मेन ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ओके बच्चे, तो उस टाइम थोड़ा आप हेजिटेट भी होगे, थोड़ा डर भी होगा, जो भी है, तो भाई उसको कम करने का एक ही तरीका है, जितने क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कर सकते हो उतने क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा गलती के चांस क्या होंगे? कम होंगे आपके सीयूटी के एग्जाम के अंदर। ओके, तो इसमें एक वर्ड आया है एक ध्रुवीयता, यूनिपोलैरिटी, यूनिपोलैरिटी। अब बहुत सारे बच्चों को तो भाई इसका मतलब पता होगा, जिन्होंने थोड़ी पढ़ाई करी होगी, किताबें पलटी होंगी, बट कुछ बच्चे जिन्होंने शायद अभी किताबें नहीं पलटी, अभी थोड़ा इंस्टाग्राम पे बिजी हैं, उनको शायद ये वर्ड ना पता हो। तो बच्चे मैं शॉर्टकट में आपको बताने की कोशिश करता हूं कि ये एक ध्रुवीयता, यूनिपोलैरिटी है क्या। तो बच्चों मैंने क्या बताया, जब कोल्ड वॉर चल रहा था, कोल्ड वॉर कब से कब तक चला भाई? जल्दी से कोल्ड वॉर 1945 से 1991। तो 1945 से 1991 तक चल रहा था कोल्ड वॉर, शीत युद्ध। किन देशों के बीच में हुआ? अमेरिका यूएसए और सोवियत संघ यूएसएसआर। तो बच्चे जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो दोनों देश अपना दबदबा दिखाने की कोशिश ही कर रहे थे। अमेरिका बहुत सारे देशों को अपने साथ जोड़े जा रहा था और सोवियत संघ बहुत सारे देशों को अपने साथ जोड़े जा रहा था। तो अमेरिका ने बहुत सारे देशों को अपने साथ जोड़ लिया और सोवियत संघ ने भी अपनी पावर दिखाने के लिए बहुत सारे देशों को अपने साथ जोड़ लिया। जैसे हमारे स्कूल में होता है ना, स्कूल आप जाते हो या कुछ आपके क्लास में डॉन टाइप के बंदे होंगे, तो जब उनके बीच में लड़ाई होती है तो किसके साथ कितने बंदे आ रहे हैं, उसकी कितनी बातचीत है, कितने किसके सपोर्ट में कितने लोग आ रहे हैं। तो जितनी ज्यादा कोई भीड़ इकट्ठी कर लेता है उससे क्या दिखाई देता है कि हाँ भाई इस बंदे की बातचीत ज्यादा है, इसके साथ ज्यादा बंदे आए भाई साहब। क्लियर? तो हम अपनी बातचीत पावर दिखाते हैं। ऐसे ही ये दोनों देश जो थे, अमेरिका और सोवियत संघ, ये भी अपनी पावर दिखाने की कोशिश ही कर रहे थे। और इसके लिए इन्होंने क्या किया, अपने साथ जितने मैक्सिमम देशों को जोड़ सकते थे इन्होंने अपने साथ उन देशों को जोड़ने की कोशिश ही करी। तो मैंने क्या बताया, अमेरिका ने बहुत सारे देशों को जोड़ लिया, सोवियत संघ ने बहुत सारे देशों को जोड़ लिया। इससे हुआ क्या, पूरी की पूरी दुनिया एक तरीके से दो ग्रुप के अंदर बढ़ गई। कितने ग्रुप में बढ़ गई? दो ग्रुप के अंदर बढ़ गई बच्चे। और जब पूरी की पूरी दुनिया दो ग्रुप में बढ़ गई, अमेरिका और उसके दोस्त और सोवियत संघ और उसके दोस्त, इस घटना को बोला गया दो ध्रुवीयता, द्विध्रुवीयता। कि भाई दुनिया क्या हो गया, दो ग्रुप में बढ़ चुकी है। बायपोलर वर्ल्ड, क्या बोला गया इसको? बायपोलर वर्ल्ड, दो ध्रुवीयता, दुनिया दो ग्रुप में बढ़ गई। लेकिन बच्चे आप जानते हो, आपने पढ़ा है सेकंड चैप्टर जो आपके सिलेबस में था, कि दो ग्रुप तो थे अमेरिका और सोवियत संघ का, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता तो 1991 में 1991 के अंदर जो सोवियत संघ का ग्रुप था, जो सोवियत संघ था, वो क्या हो गया, कोलैप्स हो गया। वो क्या हो गया, विघटन, टूट गया, खत्म हो गया। तो भाई जब दो ग्रुप थे उसे बोला गया दो ध्रुवीय विश्व, बायपोलर वर्ल्ड। उसमें से जब एक ग्रुप टूटेगा सोवियत संघ का तो एक ही ग्रुप, एक ही देश बचेगा, अमेरिका। तो जब 1991 में सोवियत संघ टूट गया, इसी को बोला भाई दुनिया अब क्या है, एक ध्रुवीय विश्व बन चुकी है। मतलब अब दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही देश का दबदबा है। क्या एक ध्रुवीय, कि दुनिया में सिर्फ एक ही देश का दबदबा है, उसे ही बोलते हैं एक ध्रुवीय विश्व, यूनिपोलर वर्ल्ड। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन पे ध्यान दो भाई, किस देश के प्रभुत्व दबदबे से एक ध्रुवीयता कायम हुई? तो किससे? सोवियत संघ तो खत्म हो गया, तो कौन रह गया? अमेरिका। तो बच्चे इसका आंसर क्या होने वाला भाई? अमेरिका। डी आंसर आपका इसका होने वाला है। ध्यान रखना बच्चे, क्वेश्चन अच्छा आ सकता है, तो अमेरिका आपको आंसर करके आना। ओके बच्चे, समझ में आ गया? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो भाई आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, गुट निरपेक्षता की नीति किस महादेश
किस महादेश, बहुत बच्चे हिंदी में महादेश को शायद कंफ्यूज हो जाएंगे, वो सोचेंगे महादेश मतलब कोई बड़ा देश। बच्चे महादेश का मतलब होता है कॉन्टिनेंट, महाद्वीप, जिसके अंदर बहुत सारे देश आते हैं। पता ना आपको, दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट हुआ करते थे, अब 8वां भी आ चुका है, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका। पता है सबको? मैं उम्मीद करता हूं सबको पता होगा। तो महादेश मतलब आपका कॉन्टिनेंट। तो क्या बोला गया क्वेश्चन में? गुट निरपेक्षता, नॉन अलाइनमेंट की नीति। कल फर्स्ट वीडियो में समझा दिया था मैंने, पहली वाली वीडियो में, जिसे नहीं देखी जाके फटाफट देख लो। गुट निरपेक्षता की नीति किस महादेश के लोगों के नव जागरण का परिणाम थी? नव जागरण मतलब कि एक तरह से जो नए नए देश थे, जिनकी जो समझदारी विकसित हुई कि हाँ भाई, हमें किसी भी ग्रुप में, ना तो अमेरिका के ग्रुप में जाके मिलना है और ना ही हमें सोवियत संघ के ग्रुप में जाके मिलना है। तो जो नव जागरण मतलब जो नए देश आजाद हुए थे, उनका जो नया एक तरीका था सोचने का कि जो दुनिया जिस रास्ते पे चल रही है, ग्रुप बन रहे हैं, हम उस ग्रुप में जाके भाई साहब नहीं मिलेंगे। तो कौन से ऐसे देश थे, कौन से महाद्वीप, कौन से कॉन्टिनेंट के ऐसे देश थे जिसकी वजह से गुट निरपेक्षता की नीति का विकास हुआ, जिसकी वजह से नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का विकास हुआ? तो इंग्लिश में क्या दे रखा है? द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट वॉज द रिजल्ट ऑफ रेनेसा ऑफ द पीपल ऑफ विच कॉन्टिनेंट? विच कॉन्टिनेंट, किस महाद्वीप की? तो बच्चे आपको शायद मैंने बताया है फर्स्ट वीडियो में, नहीं बताया तो दोबारा से सुन लो आप, कि मेन जो गुट निरपेक्षता नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी अपनाई, वो किन देशों ने अपनाई? एशिया के देशों ने। किसने? एशिया महाद्वीप, एशिया कॉन्टिनेंट के देश। तो जो एशिया जिसमें हमारा इंडिया भी आता है, उस एशिया के देशों ने सबसे पहले गुट निरपेक्षता की नीति को बढ़ावा दिया, नॉन एलिमेंट की पॉलिसी को बढ़ावा दिया कि यार हम अभी अभी जो एशिया के देश हैं, जो गरीब भूखे नंगे देश हैं, अभी अभी तो हम यार आजाद हुए, अब अभी अभी हमें आजादी मिली है, अब फिर से अगर हम अमेरिका के ग्रुप में जाके मिल जाएंगे या सोवियत संघ के ग्रुप में जाके मिल जाएंगे, तो हमारी जो आजादी है, हमारी जो स्वतंत्रता है, वो फिर से कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा? गुलामी में चेंज हो जाएगी। तो इसलिए इन एशिया के नए स्वतंत्र देश, नव स्वतंत्र देश, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री ने क्या किया? इन्होंने डिसाइड किया कि जो 2 ग्रुप दुनिया में चल रहे हैं, अमेरिका का ग्रुप और सोवियत संघ यूएसएसआर का ग्रुप, उन दोनों ग्रुप में हम नहीं मिलने वाले, हम दोनों ग्रुप से अलग अपना एक ग्रुप बनाएंगे, जिसे बोला गया गुट निरपेक्षता, नॉन अलाइनमेंट। तो कौन से देश है भाई ये? कौन से कॉन्टिनेंट के? एशिया कॉन्टिनेंट के। तो देखो भाई आंसर देखा यहां पर, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट ना, ये नहीं होने वाला। एशिया कॉन्टिनेंट, हाँ जी, यही इसका आंसर है बी। तो भाई ये अगर क्वेश्चन आ गया कि गुट निरपेक्ष आंदोलन किस कॉन्टिनेंट के देशों ने शुरू किया था, तो वह है एशियाई महादेश। आपका कौन सा कॉन्टिनेंट? एशियन। कहांगे भाई? एशियन कॉन्टिनेंट। ओके बच्चे, क्लियर है? आओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से किनके प्रयास से गुट निरपेक्षता की नीति अस्तित्व में आई? ड्यू टू हुज एफर्ट्स द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस? गुट निरपेक्षता की नीति बच्चे अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया है, जो दुनिया में 2 ग्रुप बन चुके थे, 2 गुट, गुट का मतलब क्या होता है? ग्रुप। तो दुनिया में जो 2 ग्रुप बन चुके थे, उन दोनों ग्रुप से अलग रहने की पॉलिसी, इसे ही बोला गया गुट निरपेक्षता, नॉन अलाइनमेंट। जो अमेरिका ग्रुप था वो, और जो सोवियत संघ यूएसएसआर का ग्रुप था वो, उन दोनों ग्रुप से अलग रहना। तो भाई ये जो पॉलिसी थी, ये जो गुट निरपेक्षता का आंदोलन मूवमेंट था, ये शुरू किसने किया? कौन से ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने इसकी शुरुआत करी? तो बच्चे वैसे तो 5 लीडर्स थे। क्या थे? 5 लीडर्स। बस देखते हैं यहां पर क्या क्या नाम दे रखा है। ओके, तो भाई कौन कौन से लीडर्स थे? सबसे पहला नाम आपके सामने बच्चे स्क्रीन पे दे रखा है, जवाहरलाल नेहरू। वो ये तो आप सब जानते हो, हमारे भारत के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाने में इनका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल था, दुनिया में इनकी तारीफ हुई थी इसके लिए। ओके बच्चे, उसके बाद सेकंड नाम आपके सामने क्या है? गमाल अब्दुल नासिर। भाई गुट निरपेक्ष आंदोलन को चलाने में ये नेता भी क्या थे? बहुत महत्वपूर्ण थे। जो किस देश से थे? मिस्र से। कहां से? मिस्र। आपका इजिप्ट, आपने मूवी देखी ना द मम्मी, पिरामिड्स, वहीं से थे ये गमाल अब्दुल नासिर। फिर तीसरा नाम आपके सामने है मार्शल जोसेफ ब्रोस टीटो। ओके, मार्शल जोसेफ ब्रोस टीटो, ये थे तीसरे इंपॉर्टेंट नेता जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन को चलाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। ये बच्चे आपके थे यूगोस्लाविया देश से। कौन से देश से? यूगोस्लाविया देश। एक ये देश पहले था, अब ये देश बहुत सारे हिस्सों में टूट चुका है। तो ये 3 नेताओं के नाम दे रखे हैं, जवाहरलाल नेहरू, गमाल अब्दुल नासिर और मार्शल जोसेफ ब्रोस टीटो।
ये तीनों को नेताओं का इंपॉर्टेंट रोल था गुटनिरपेक्ष आंदोलन को चलाने में। तो आंसर क्या होने वाला है? उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दी अबव। ओके बच्चे, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भाई। आपके सामने 18वां क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन को। नेहरू, नासिर एवं टीटो, कुछ ऐसे नाम पढ़े हमने? हाँ, इससे पहले क्वेश्चन में पढ़े, याद आ रहा हो आपको। नेहरू, नासिर एवं टीटो के द्वारा बताए गए गुटनिरपेक्षता के आधारों में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? Which of the following is correct in the grounds of non-alignment as stated by नेहरू, नासिर एंड टीटो? तो भाई इसमें यह बता रखा है कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन चलाया गया था इन महत्वपूर्ण नेताओं के द्वारा, वो चलाया क्यों गया था? उस गुटनिरपेक्ष आंदोलन का, नॉन अलाइनमेंट का उद्देश्य क्या था? तो कौन कौन सी चीजें हैं जो उसके उद्देश्य में आती है, तो वही पढ़ते हैं, फिर उसके ऊपर डिस्कशन कर लेंगे। तो भाई पहला उद्देश्य क्या दे रखा है? राष्ट्रीय द्वारा एक स्वतंत्र नीति पर चलना। ये शायद थोड़ा वर्ड थोड़ा बच्चे गलत हो सकता है, राष्ट्र होगा, ये क्या होगा? राष्ट्र द्वारा, राष्ट्र द्वारा एक स्वतंत्र नीति पर चलना। तो हाँ भाई, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का यह भी उद्देश्य था कि जो नए नए देश आजाद हुए वो किसी भी गुट में, किसी भी ग्रुप में, किसी ब्लॉक में जाके नहीं मिलेंगे, वो अपनी खुद की एक स्वतंत्र नीति अपनाएंगे। स्वतंत्र नीति मतलब अपनी खुद की एक ऐसी नीति कि भाई मुझे किसी भी देश से संबंध बनाने हैं तो मैं बना सकता हूं, मुझे किसी भी देश के साथ व्यापार करना मैं कर सकता हूं, उसमें कोई अमेरिका, कोई सोवियत संघ इंटरफेयर नहीं करने वाला। तो स्वतंत्र नीति मतलब क्या? कि मैं खुद एक देश, आजाद देश, अपने फैसले खुद लूंगा स्वतंत्रता से। तो ये पहला उद्देश्य भी गुटनिरपेक्ष का उद्देश्य था। दूसरा, सदस्य राष्ट्रों द्वारा उपनिवेशवाद का विरोध करना। क्या बढ़ाया भाई यहां पर? उपनिवेशवाद, कोलोनिज्म। क्या होता है भाई साहब ये उपनिवेशवाद? क्या होता है भाई साहब ये? कहां पर इंग्लिश में बढ़ा गया इसके अंदर? कॉलोनियलिज्म। क्या होता है बच्चे? बच्चे, उपनिवेशवाद का मतलब होता है जब कोई एक ताकतवर देश किसी कमजोर देश को डायरेक्ट सेना भेज के उसे गुलाम बना लेता है, उसे कहते हैं उपनिवेशवाद, कॉलोनियलिज्म। और आप जानते हो कि ब्रिटेन ने हमें गुलाम बनाया था, तो वो भी उपनिवेशवाद का, कॉलोनियलिज्म का एक एग्जाम्पल है। क्लियर? तो जो गुटनिरपेक्ष देश थे ये खुद अभी अभी आजाद हुए थे गुलामी से, तो क्या इनका ये उद्देश्य नहीं होगा यार और जो देश गुलाम है उनको आजाद करवाया जाए, और जो ताकतवर देश दूसरे गरीब देशों को, कमजोर देशों को गुलाम बना रहे हैं उसका विरोध करें? उद्देश्य होगा नहीं होगा? 200% बच्चे ये उद्देश्य होगा। ओके, तो थोड़ी कॉमन सेंस भी हमें लगानी है। तो क्या है दूसरा पॉइंट? सदस्य राष्ट्र द्वारा उपनिवेशवाद का विरोध करना, कंट्रोलिंग कॉलोनियलिज्म बाय मेंबर नेशंस। तो ये भी बच्चे इसका पॉइंट होगा, ठीक आंसर होगा। तीसरा, सदस्य राष्ट्र द्वारा किसी सैनिक गुट से अलग रहना। क्या भाई इंग्लिश में? स्टेइंग डिफरेंट फ्रॉम अ मिलिट्री ग्रुप बाय मेंबर नेशंस। तो जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के देश थे, जो गुटनिरपेक्षता के देश थे, उन्होंने डिसाइड कर रखा था कि अमेरिका और सोवियत संघ ने जो सैनिक संगठन बना रखे हैं, नेटो, और सोवियत संघ का था वार्सा पैक्ट, अभी आगे बताऊंगा मैं आपको। सोवियत संघ का था वार्सा पैक्ट और अमेरिका का था नाटो। तो गुटनिरपेक्ष देशों ने डिसाइड किया था कि ना तो हम इसके सैनिक संगठन में मिलेंगे अमेरिका के, और ना ही हम सोवियत संघ के सैनिक संगठन में मिलेंगे। क्लियर? तो ये वाला पॉइंट बच्चे इसमें आने वाला है, सदस्य राष्ट्र द्वारा किसी सैनिक गुट से अलग रहना। तो जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देश थे, मेंबर थे, उन्होंने डिसाइड किया कि हम सभी सैनिक गुटों से क्या रहेंगे? अलग रहेंगे। तो भाई क्या आंसर होने वाला है इसका? ये चलाया क्यों गया था? मतलब नेहरू, नासिर और टीटो का आधार, विचारधारा क्या थी गुटनिरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को चलाने में? तो तीनों बच्चे इसके सही आंसर है, तीनों सही पॉइंट। तो आंसर क्या होने वाला है? उपयुक्त सभी डी, ऑल ऑफ दी अबव। ओके बच्चे, समझ में आ गया पक्का? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चे आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन क्या है स्क्रीन पे? गुट निरपेक्षता को प्रोत्साहित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित में से कौन है? सेम थोड़ा मिलता जुलता क्वेश्चन है, बट ऑप्शन थोड़े क्या है? अलग है। इसका अगर थोड़ा गहराई में जाएंगे तो इसका क्वेश्चन का मतलब यह है, पहले इंग्लिश में एक बार रीड कर देता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फैक्टर प्रमोटिंग नॉन अलाइनमेंट? मेन फैक्टर प्रमोटिंग नॉन अलाइनमेंट, कि ऐसे कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई? ऐसा कुछ हुआ तो होगा जिसने इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन को, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को बढ़ावा दिया होगा कि नहीं यार गुटनिरपेक्ष आंदोलन तो चलाना है। तो दुनिया में ऐसा क्या चल रहा था भाई साहब जिसकी वजह से आंदोलन हुआ? तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या भाई। पहला ऑप्शन दे रखा है शीत युद्ध, कोल्ड वॉर। अच्छा, दुनिया में कोल्ड वॉर चल रहा था?
हाँ भाई चल तो रहा था, तो क्या इसलिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन चला? तो ये हो सकता है, पहला ऑप्शन है, अभी देखते हैं। दूसरा, सैनिक युद्ध से अलग रहना, कि जो भी सैनिक युद्ध का अगर युद्ध हो गया सेकंड वर्ल्ड वॉर जैसा, तो भाई हम थोड़ा उससे अलग रहेंगे। मतलब अलग रहने का मतलब कि हम उस युद्ध को बढ़ाने में अपना कुछ हम रोल नहीं निभाएंगे भाई। हम तो शांति की स्थापना करवाने में रोल निभाएंगे, युद्ध करवाने में अपना रोल नहीं निभाएंगे। तो ये ऑप्शन हो सकता है। हाँ भाई ये भी हो सकता है। तीसरा, राष्ट्रों का स्वतंत्र अस्तित्व की इच्छा। स्वतंत्र अस्तित्व मतलब कि भाई अभी अभी हम आजाद हुए और अभी अगर किसी ग्रुप में जाके मिल जाएंगे तो फिर से शायद उनकी सुननी पड़ेगी, उनके दबदबे में रहना पड़ेगा, फिर से गुलामी आ जाएगी, फिर से गुलाम बन जाएंगे। तो कहीं ना कहीं घुटने पे देशों में ये इच्छा, ये ख्वाहिश भी होगी, डिजायर भी होगी कि नहीं यार, हमें तो अपनी स्वतंत्रता को बना के रखना है, अपने स्वतंत्र अस्तित्व, अस्तित्व मतलब आइडेंटिटी, पहचान को बना के रखना है। तो भाई साहब ये भी तीनों ऑप्शन है जिसने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को बढ़ावा दिया। तो इसका भी आंसर क्या होने वाला है? उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ दी अबव। ओके बच्चे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्षता से पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन। आओ बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, 10-10 क्वेश्चन करेंगे वीडियो के अंदर, और भी चैप्टर की बहुत सारी वीडियो आने वाली है भाई। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिसने अभी तक नहीं किया है, और क्वेश्चन को बच्चे ध्यान से देखना है स्क्रीन के ऊपर, इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। लास्ट ईयर जो बच्चे ऑफलाइन बैच में पढ़ के गए थे, ठीक ठाक स्कोर उन्होंने किया था, ऐसे क्वेश्चन उनको करवाए गए थे। अगर आप भी ध्यान से करोगे तो अच्छे कॉलेज में एंट्री हो जाएगी, ये मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं भगवान से। आज वैसे भी ईद है तो दुआ कबूल होगी हमारी। ओके, तो देखो भाई यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, निम्नलिखित में शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक कौन था? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द ग्रेटेस्ट सिंबल ऑफ द कोल्ड वॉर? तो भाई क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो शीत युद्ध चल रहा था, कोल्ड वॉर चल रहा था, उसका सबसे बड़ा सिंबल, उसका एक चिन्ह, कि उसको देख के पता लग जाए कि हाँ यार दुनिया में गड़बड़ी चल रही है, हाँ भाई साहब दुनिया में कोल्ड वॉर चल रहा है, कुछ ना कुछ तो चल रहा है दुनिया में। ऐसा क्या था? तो सिंबल मतलब एक चिन्ह, कि कैसे पता लगे कि यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी चल रही है दुनिया में, कुछ ना कुछ अलग चल रहा है, कोल्ड वॉर चल रहा है। तो ऐसे जो कोल्ड वॉर था बच्चे, उसका भी एक सिंबल था। मतलब कोल्ड वॉर के अंदर एक ऐसी घटना घटी, एक ऐसी चीज बनाई गई जिसको, जो एक तरीके से कोल्ड वॉर की निशानी थी, कोल्ड वॉर की वजह से ये चीज हुई है, नहीं तो ये चीज नहीं होती। और बच्चों थी क्या? मतलब कोल्ड वॉर के अंदर बच्चे, मैंने क्या बोला कि अमेरिका और सोवियत संघ कोल्ड वॉर में क्या कोशिश कर रहे थे कि मैक्सिमम देशों को अपने साथ जोड़ा जाए, मैक्सिमम देशों में अपनी विचारधारा, अपनी आइडियोलॉजी की पसंद की गवर्नमेंट बनाई जाए। दोनों देश कोशिश कर रहे थे। तो ऐसा हुआ क्या कोल्ड वॉर में कि इन दोनों देशों ने, एक देश बच्चे यूरोप में पड़ता है, आप अच्छे से जानते हो उसको, जर्मनी। क्या है? जर्मनी। तो इन दोनों देशों ने, अमेरिका और सोवियत संघ ने, जर्मनी पे कंट्रोल करने की कोशिश करी कि जर्मनी हमारे कब्जे में आ जाए या हमारे कंट्रोल में आ जाए, हमारी विचारधारा, हमारी आइडियोलॉजी को माने। अमेरिका कोशिश करी जर्मनी मेरे साथ आ जाए, सोवियत संघ यूएसआर ने कोशिश करी जर्मनी मेरे साथ आ जाए। इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि भाई साहब जो जर्मनी था ना, एक प्यारा सा देश, छोटा सा देश, मतलब हिटलर वाला देश, वो दो हिस्सों में क्या हो गया, एक तरीके से डिवाइड हो गया। दो हिस्सों में क्या हो गया? डिवाइड। पश्चिमी जर्मनी, वेस्ट जर्मनी, एंड पूर्वी जर्मनी, ईस्ट जर्मनी। और जब जर्मनी दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, तो उसके बीच में एक बहुत बड़ी 150 किलोमीटर की, कितने किलोमीटर की? 150 किलोमीटर, यहां से राजस्थान की एंट्री आगे 150 किलोमीटर की एक लंबी सी दीवार खींच दी गई, जर्मनी को दो हिस्सों में बांट दिया। और जो ये दीवार 150 किलोमीटर की बनी, ये जर्मनी की राजधानी बर्लिन में बनाई गई। कहां बनाई गई जर्मनी की राजधानी? बर्लिन में बनाई गई। तो अब क्वेश्चन पूछा गया है कि शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक क्या था? तो हम देखते हैं कि जो ऑप्शन है उसमें बर्लिन की दीवार कुछ 150 किलोमीटर लंबी ऑप्शन है क्या? चलो भाई देखते हैं। पहला ही ऑप्शन आपके सामने, बर्लिन की दीवार का खड़ा किया जाना। क्या भाई इंग्लिश में? इरेक्शन ऑफ बर्लिन वॉल। तो आगे के ऑप्शन पढ़ने की जरूरत है क्या? पढ़ सकते हैं, देखते हैं भाई क्या है क्या नहीं है, हो सकता है आगे भी कुछ सारे ऑप्शन ठीक हो। बर्लिन की दीवार का खड़ा किया जाना। दूसरा ऑप्शन है 1989 में पूर्वी जर्मनी की जनता द्वारा बर्लिन की दीवार का गिराया जाना। तीसरा ऑप्शन है जर्मनी में द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व हिटलर के नेतृत्व में नाजी पार्टी का उत्थान। ये ऑप्शन थोड़े भाई अजीब है, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होने वाले, एक ही ऑप्शन इसका सही होने वाला है, और वो क्या है? बर्लिन की दीवार का
खड़ा किया जाना। ये प्रतीक थी, ये सिंबल थी किसका? कोल्ड वॉर का, कि दुनिया में कोल्ड वॉर चल रहा है। तो आपका आंसर होने वाला है इरेक्शन ऑफ बर्लिन वॉल, बर्लिन की दीवार का खड़ा किया जाना। ओके बच्चों, तो भाई 10 क्वेश्चन आपके हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फटाफट अच्छे से क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन अभी और चैप्टर्स के आपके सामने आने वाले हैं। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो। और इन वीडियोस को जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, आप चाहते हो कि हाँ भाई इनका भी एडमिशन कॉलेज में हो जाए, आपके साथ फ्रेंड है, मेल फ्रेंड है, फीमेल फ्रेंड है, कोई और फ्रेंड है, तो सबको ये वीडियो भाई शेयर करो, सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपके लिए लेकर आएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Yeah.